एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। तो आज से जो है हम यूजीसी नेट की यूनिट 6 शुरू करने वाले हैं, हिंदी उपन्यास। ये यूनिट मैं आपको पूरी करवा कर दूंगी। इसमें 3 या 4 क्लास हमारी लगेगी और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता है एग्ज़ाम नज़दीक है, एनटीए ने जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं एनटीए नेट के, और आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। और जो एग्ज़ाम डेट दी है एनटीए ने वो दी है 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आपके एग्जाम हो जाना है। तो आज हम अपनी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें यूनिट 6 में पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पहले सिलेबस देख लेना है कि हमको पढ़ना क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है तो हम पढ़ेंगे क्या, फिर हम ये एक एक रचना पढ़ते हुए चलेंगे। आज जो मैंने आज का टारगेट रखा है, जो हमारे सिलेबस में उपन्यास लगे हुए हैं उनका कालक्रम, जो उपन्यासकार है उनका कालक्रम, और जितने हमारे ये 13 उपन्यास पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं इन सभी के जो है आज हम कहते हैं पात्र और विषय वस्तु देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में हर बार 5-6 सवाल जो है उनके पात्र और विषय वस्तु से आ रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आज हम सबसे पहले उन्हें ही देखेंगे। पहले हम सिलेबस देखते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में है 13 उपन्यास लगे हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा और हिंदी उपन्यास जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं वे आपके याद होंगे कि कौन सा उपन्यास लगा हुआ है हमारे पाठ्यक्रम में। सबसे पहले जो उपन्यास है वो है गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि हम सारे उपन्यास नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, पिछले 3 या 4 साल से ये हो रहा है। गोदान से एक पंक्ति हमेशा पूछी जा रही है कि ये कथन किसने किससे कहा है। तो हो सके तो अगर आपके पास टाइम है तो गोदान उपन्यास को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे है अज्ञ शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं, लेकिन जब हमारे सिलेबस में लिखा गया भाग 1 तो यानी कि हमें ओनली जो है भाग 1 पढ़ना है, भाग 2 नहीं पढ़ना है। अगर यहाँ पर भाग 1 नहीं लिखा रहता तो इसका मतलब होता हमें शेखर एक जीवनी कंप्लीट पढ़ना है, यानी उसके दोनों भाग पढ़ने हैं। लेकिन अब हमें जो है भाग 1 ही पढ़ना है। अगला उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म सानी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोपती का जिंदगीनामा हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्य अपना। तो ये हमारे टोटल जो है 13 उपन्यास हो गए। अब आपको सबसे पहले तो ये उपन्यास ही याद होने चाहिए कि किसका कौन सा उपन्यास है। इतना तो मुझे लगता है लगभग आपके याद ही होगा और याद होना भी चाहिए। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले इन्हें याद कर लीजिए। अब हम चलेंगे इनके कालक्रम पर। यदि आपने पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर देखे हैं यूजीसी नेट के, तो आपको पता होगा कि जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं उनका कालक्रम जरूर पूछा जाता है। इनमें से ही कोई 3 उपन्यास रख देंगे और एक कोई अलग से रख दे और बोलेंगे कि इनका कालक्रम लगाइए। तो अगर हमारे इन 13 उपन्यास का कालक्रम याद होगा, इनका समय याद होगा, तो हम कालक्रम वाला वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन परेशानी क्या है कि हम जो है पाठ्यक्रम को ध्यान से नहीं देखते। हमारा पहला काम यही होता है पाठ्यक्रम को ध्यान से देखना, उसको याद करना, उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास लगे हुए हैं उनका कालक्रम देखेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी का समय है 1870, परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936। आपको इनका जो समय है वो जुबानी याद होना चाहिए। शेखर एक जीवनी भाग 1 का 1940। कहीं कहीं पर जो है शेखर एक जीवनी का समय 1941 भी मिलता है, तो आप दोनों समय याद कर लीजिएगा। जैसा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आप सोल्व कर लीजिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946,
मैला आंचल 1954। झूठा सच दोनों भाग यहाँ पर हमको पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ पर नहीं लिखा था कि पहला भाग या दूसरा भाग। सिलेबस में लिखा हुआ है झूठा सच, यानी हमें जो है दोनों भाग पढ़ने हैं। तो जो झूठा सच का प्रथम भाग है वो 1958 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन जो दूसरा भाग है झूठा सच का वो 1960 में प्रकाशित हुआ था। तो हमको दोनों समय याद रखने हैं। फिर राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, मानस का हंस और धरती धन्य अपना, ये दोनों उपन्यास जो है 1972 के हैं। मानस का हंस, धरती धन्य अपना। अगला उपन्यास है तमस 1973, जिंदगी नामा 1979। तो ये यहाँ पर जो है हमारे इनका समय, और अगर इन उपन्यास का कालक्रम पूछा जाएगा तो आप ये सोल्व कर लेंगे। आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो ऐसा नहीं है, आपके याद हो जाएगा। आपको इनके नोट्स बना लेने हैं। एग्जाम जो है हमारे ये मान लीजिए हमारे पास जो है 1 से सवा महीना बाकी है, तो मैं आपको ये यूनिट कंप्लीट करवा कर दूंगी पहली बात तो। लेकिन है क्या, मैंने तो आपको बता दिया लेकिन आपने याद नहीं किया, तो आपको करना क्या है, इनके नोट्स बना लेने। जब आप इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो आपकी ये चीज़ें याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। ये बात हुई उपन्यास के कालक्रमानुसार की। अब आगे चलेंगे, जो हमारे उपन्यास का सिलेबस में लगे हुए हैं यूनिट 6 में, उनका भी कालक्रम देख लेते हैं। यदि हम इस तरह अपने जितने भी हमारे सिलेबस में रचना लगी हुई है और रचनाकार है, यदि उनका कालक्रम लगा लेते हैं तो आधी परेशानी, जो हमारे कालक्रम वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, आधी परेशानी जो है यही दूर हो जाएगी। यदि हम सिलेबस में, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा एग्जाम जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से हमको अपने सिलेबस को देखना है कि वो क्या कह रहा है और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जितने रचना हमारे सिलेबस में लगी है उनका कालक्रम आप जरूर लगा लें। अब यहाँ पर चलेंगे हिंदी उपन्यासकार कालक्रमानुसार पर। सबसे पहले जो उपन्यासकार आएंगे वे आएंगे गौरी दत्त 1836, लाला श्रीनिवास दास 1850, प्रेमचंद 1880, यशपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञे 1911, भीष्म साहनी 1915, अमृतलाल नागर 1916, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, कृष्णा सोबती 1925, श्रीलाल शुक्ल 1925, जगदीश चंद्र 1930, मन्नू भंडारी 1931। तो देखो, अब ये हमारे जो उपन्यास लगे हुए हैं सिलेबस में उनका कालक्रम हो गया, और जो राइटर लगे हुए हैं यूनिट 6 में उनका कालक्रम हो गया। यदि हम इतना कर लेते हैं, सबसे पहले जो उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे उनको याद कर लेते हैं, उनका कालक्रम लगा लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके यहीं पर 1 या 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। यदि आप इतना काम कर लेंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% मिल ही जाएगा। जो मैंने अभी आपको 3 स्लाइड बताई है, 2 भी मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है निम्न में से कौन सी उपन्यास की विधा है, और 2 जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं उनको दे देता है। पिछले साल उन्होंने ऐसा किया है 2022 में जो एग्जाम हुआ था। आज आप पढ़ लीजिए, फिर मैं अपनी किसी क्लास में जो है उपन्यास से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 या 4 साल में वो मैं आपको करवाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे पूछ रहा है और कितने इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हो जाती है। आगे चलेंगे। आगे अब यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जितने उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। 13 उपन्यास मैंने आपको बताया सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उनका जो है उनकी विषय वस्तु देखेंगे और उनका पात्र देखेंगे कि किस उपन्यास में कितने पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं। एग्जाम में यदि आप इतना कर लोगे, पात्र परिचय और विषय वस्तु, तो यकीन मानिए आपके 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं पात्र, सबसे ज़्यादा कहानी और उपन्यास के पूछे जाते हैं। कहानी के पात्र भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन आज हम उपन्यास के पात्र पर चलते हैं और उनकी विषय वस्तु पर चलते हैं। देखेंगे सबसे पहले जो उपन्यास है वो है देवरानी जेठानी की कहानी। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ये पेज मैंने कहाँ से लिया है। ये जो यहाँ पर हिंदी साहित्य की नेट JRF की बुक आई है, इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा पर काफ़ी बच्चों के पास ये होगी, ये बुक होगी। इसमें क्या है, ये नेट JRF के लिए ही निकाली गई है। इसमें उपन्यास के बड़े अच्छे नोट्स दिए हुए हैं, तो मैंने यहीं से जो है इसी बुक के पेज रखे हैं। ये गाइड है हिंदी साहित्य नेट JRF, इसी के मैंने जो है पेज रखे हुए हैं, इसी के नोट्स रखे हुए हैं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसमें पात्र भी बड़े अच्छे से दिए हुए हैं और विषय वस्तु भी।
चलते हैं, सबसे पहले हमारा उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। किनका है ये? गौरीदत्त शर्मा का। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, यानी कि जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है उसके बारे में बड़ा मतभेद चलता है। कोई राइटर किसी उपन्यास को मानता है, कोई किसी को, तो कहते हैं उसमें ये उस मतभेद में ये उपन्यास भी गिना जाता है। जिसके लेखक गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यानी इसमें जो है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में आपको क्या इसकी विषय वस्तु है, इसमें जो है पढ़ी लिखी और जो अनपढ़ स्त्रियाँ, उन दोनों के गुण दोष को रेखांकित किया गया है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी है। इम्पोर्टेंट है, इसमें जो एक लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है, यह उपन्यास पढ़ी लिखी अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। अब इसके पात्र की तरफ चलेंगे। लाला सरसुखलाल परिवार का मुखिया। एक बार पिछली बारी 2021 में 2022 में नहीं 2021 में क्वेश्चन आया था कि लाला सरसुखलाल किस उपन्यास का पात्र है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर हमारे पात्र याद होंगे उपन्यास के और विषय वस्तु याद होगी तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। आगे देखेंगे लाला दौलत राम जो है बड़ा बेटा है किसका? सरसुखलाल का। और लाला छोटे लाल छोटा बेटा, पार्वती बड़ी बेटी, सुखदेई छोटी बेटी। दौलत राम की पत्नी जो है जेठानी जो कि अनपढ़ है। छोटे लाल की पत्नी है देवरानी जो कि पढ़ी लिखी है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष। तो जो पढ़ी लिखी थी वो देवरानी है और जो अनपढ़ थी वो जेठानी है। ये भी आपको याद रखना है। आगे अब हम चलेंगे अपने अगले उपन्यास की तरफ जो कि है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन लाल की है जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। अब इसके जो मुख्य पात्र हैं उनकी तरफ चलेंगे। लाला मदन मोहन अमीर किंतु गलत संगति में फंसा मुख्य पात्र। इनकी पत्नी जो है कामनी। लाला ब्रजकिशोर याद रखिएगा जो वकील थे परीक्षा गुरु उपन्यास में, उनका नाम क्या है? लाला ब्रजकिशोर। समझदार एवं अच्छा इंसान, पेशे से वकील। इनकी पत्नी का जो नाम है प्रियमवदा। अन्य जो पात्र हैं उनको भी देख लेते हैं। मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल और बाबूलाल। तो हमारे टोटल 7 पात्र हुए परीक्षा गुरु में। लाला मदन मोहन की पत्नी कामनी, लाला ब्रजकिशोर उनकी पत्नी प्रियमवदा, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल और बाबूलाल। ये 7 पात्र जो है परीक्षा गुरु में आप नोट कर लीजिएगा। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, पूछ लिया निम्न में से परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र नहीं है। 2 तो आपको ये दे देगा जो उपन्यास के पात्र और 2 किसी और उपन्यास के पात्र दे देंगे। और कोर में आपसे पूछ लेंगे ए और बी और सी। जिन्होंने PYQ देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। अगले उपन्यास की तरफ चलते हैं गोदान। अच्छा, गोदान के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको मैं एक अलग से भी करवाऊंगी जिसमें इसकी थोड़ी जो मुख्य पंक्ति है उनके बारे में अलग अलग राइटर ने क्या बोला है इस उपन्यास के बारे में वो मैं आपको करवाऊंगी। क्योंकि गोदान जो है इन उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे सिलेबस में लगे हुए। प्रयास कीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि गोदान उपन्यास से एक पंक्ति हमेशा पूछी जाती है कि ये कथन किसने किससे कहा है। तो याद रखिएगा गोदान उपन्यास जो है आप कंप्लीट पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान का समय वैसे सबको याद ही रहता है 1936।
इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। अब हम जो है गोदान के पात्र देखेंगे। इसके जो मुख्य पात्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। होरी केंद्रीय पात्र है, गरीब किसान। धनिया होरी की पत्नी, गोवर होरी का पुत्र। देखो ये सारे पात्र आपको याद करने हैं। साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन से पात्र की क्या भूमिका है। सोना और रूपा होरी की पुत्रियाँ। दातादीन महाजन, मातादीन दातादीन का पुत्र। दुलारी पटेश्वरी लाल झिंगुरी सिंह। झुनिया सिलिया भोला नौरी हीरा पुनिया शोभा। राय साहब, उनका नाम क्या था? अमरपाल सिंह, इम्पोर्टेंट। और उनकी बेटी का क्या नाम था? मीनाक्षी। डॉक्टर मेहता दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर। मिस मालती आधुनिक स्त्री और डॉक्टर। सरोज मालती की बहन। मिस्टर खन्ना मिल मालिक। गोविंदी खन्ना की पत्नी व आदर्श भारतीय स्त्री। संपादक ओंकार नाथ, मिस्टर तनखा और मिर्जा खुर्शीद। ये देखो इनमें ना सभी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि ये पात्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, नहीं। गोदान उपन्यास के सारे पात्र आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे शेखर एक जीवनी की। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस में जो है भाग 1 लगा हुआ है, लेकिन हमें भाग 2 के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए। थोड़ी क्या, बस इतनी जानकारी होनी चाहिए, उसका समय, उसका नाम और कितने भाग में वो विभाजित है। तो यहाँ पर मैंने दोनों भाग के बारे में जानकारी लिख दी है। भाग 1 का जो नाम है वो है उत्थान और वो 1940 में प्रकाशित हुआ था। भाग 2 का जो नाम है वो है उत्कर्ष और ये हुआ था 1944 में प्रकाशित। दोनों भाग जो है 4-4 अध्यायों में विभाजित है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, शेखर एक जीवनी के भाग 1 के चारों नाम इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कालक्रम में पूछ ले ये इन चारों के नाम, या हो सकता है कौन सा शेखर एक जीवनी के भाग का नाम है, कौन सा नहीं है। तो इसके 4 भाग है, देख लेते हैं। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और पारिस्थितिकी। यहाँ पर जो है भाग 2 के नाम आप देख लीजिएगा। ये वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाग 1 जो है हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। आगे चलते हैं, अब शेखर एक जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञ की जीवनी मानते हैं। अज्ञ स्वयं इस बात से इनकार करते हैं इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। इम्पोर्टेंट, यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, परंतु साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के शव की खोज का प्रतीक है। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया। शेखर एक जीवनी के जो है 4 खंड है, जो मैंने आपको बता दिया शुरू में। यहाँ पर ये भाग 1 के 4 खंड दिए। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। ये आप देख लीजिएगा पॉइंट, क्योंकि पेपर में पॉइंट में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा इस उपन्यास में क्या क्या है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस उपन्यास को पूर्व द्वितीय यानी कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा उपन्यास पूर्व द्वितीय शैली में लिखा गया या फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। और इस उपन्यास पर जो प्रभाव है वो है रोमा रोला के जया क्रिस्तोफ का प्रभाव है। ये आखिरी का जो पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। अब जो है
हम शेखर एक जीवनी के जो है पात्र देखेंगे। जो इसमें मुख्य पात्र है जो शेखर है वो कथा का नायक है, विद्रोही इसका स्वभाव है। उपन्यास की नायिका है शशि जो कि है ममेरी बहन। फिर है शेखर की माँ सरस्वती शेखर की बहन। शारदा शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है। शांति जो है 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की। ये याद रखेगा शेखर एक जीवनी उपन्यास में कौन तपेदिक से पीड़ित थी, तो शांति। आगे चलते हैं। आगे अगला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों और अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया। इसमें जो अंडरलाइन हुई है ना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। जो इसमें मुख्य पात्र है वो देख लेते हैं। बाण भट्ट उपन्यास का मुख्य पात्र जिससे निपुणिका और भट्टिनी प्रेम करती है। निपुणिमा जिनका नाम था नीऊनिया, भट्टिनी की सेविका। भट्टिनी कौन थी? देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या। इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पात्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाण भट्ट, निपुणिमा और भट्टिनी। महामाया कौन थी? महारानी राज्यश्री की सौत। फिर जो अन्य पात्र हैं उनको देख लेते हैं। चारुस्मिता, आचार्यपाद, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, मदन श्री, कुमार कृष्णवर्धन, सुचारित, वीरवती व्रज। ये जो है अन्य पात्र है। देखो इसमें जो आपको याद रखने हैं, ये 4 पात्र तो आपको याद रखने ही है। कोशिश कीजिएगा कि बाकी जो पात्र है वे भी आपके याद रह जाए। आगे चलते हैं। आगे जो अगला उपन्यास है वो है मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का। यह फणीश्वर नाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। मेरीगंज गांव पर आधारित कौन सा उपन्यास है? मैला आंचल। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें अंचल की सुंदरता और क्रूरता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। इम्पोर्टेंट है। एक तो इसमें मेरीगंज गांव याद रखना और एक है बाद की लाइन कि इसमें क्या क्या चित्रण किया गया है। एक और चीज़ कि मैला आंचल में कितने पात्र है, तो 256 पात्र है कुल, याद रखिएगा, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और जो अन्य पात्र है जो हमारे मुख्य पात्र हैं उनको देख लेते हैं। यानी टोटल तो जो है 256 पात्र, लेकिन उनमें से जो है हमारे 5-6 पात्र ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए भी है। डॉक्टर प्रशांत, कमली, वावनदास, बालदेव, दोराव, लक्ष्मी और तहसीलदार विश्वनाथ। अब आप मुझे कमेंट कर ये बताइएगा, लक्ष्मी जो पात्र है हमारे सिलेबस में एक कहानी लगी हुई है, उसमें भी जो है लक्ष्मी नामक पात्र है। तो आप बताइएगा कौन सी कहानी में हमें लक्ष्मी नामक पात्र मिलता है। ये यहाँ पर उपन्यास की बात हो रही है, लेकिन एक कहानी में भी मिलता है और एनटीए के पाठ्यक्रम में वो कहानी लगी हुई है। तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर हम मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र की बात करें तो डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावनदास, बालदेव, दोराव, लक्ष्मी और तहसीलदार विश्वनाथ की जो है मैला आंचल के मुख्य पात्र है। आगे चलते, आगे जो है झूठा सच, यशपाल का जो है ये उपन्यास है। इसके 2 खंड है। झूठा सच यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। याद रखिएगा, जो भारत के विभाजन पर लिखे गए उपन्यास है वे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा झूठा सच जो है भारत के विभाजन पर लिखा गया। इसके 2 खंड है जो मैंने आपको पीछे भी बताया था। उनके नाम देख लीजिए, वतन और देश का भविष्य। 2 भाग है, वतन और देश का भविष्य। यहाँ पर ये थोड़ा क्लियर नहीं है, वैसे मुझे लगता है आपको दिखाई तो समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ये 2 नाम याद कर लीजिएगा। 2 खंड है, वतन और देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों
तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने बताया पहले खंड में क्या क्या हमें प्रस्तुत किया गया है, क्या क्या चित्रण किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है। तारा जो है झूठा सच उपन्यास की एक पात्र का नाम है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। ये तो हुई बात हमारे पहले खंड वतन और देश की। अब दूसरे खंड में क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरे खंड देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियाँ एवं जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है। तो दूसरी ओर सूद और सोमराज ये भी जो है झूठा सच के पात्र है। सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे रहते हैं। इनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी है जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। कहते हैं एक तरफ तो सूद और सोमराज जैसे पात्र भी है जो अपनी बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक, इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी है जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए ईमानदारी से अपने दायित्व से जुड़े हुए हैं। अब जो है आगे देखेंगे विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दावपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई। इन्होंने बताया है कि इस उपन्यास में क्या क्या चित्रण किया गया। देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जीजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि यह सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया है। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया है। तो देश विभाजन के लिए जो यशपाल का उपन्यास है झूठा सच में, उसे किसे उत्तरदायी ठहराया गया है? अंग्रेजों को ठहराया गया। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है। लेख की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। इम्पोर्टेंट है, ये वाली कोटेशन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। किस उपन्यास के बारे में है? झूठा सच के बारे में है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो जिंदगी नामा से, क्योंकि जिंदगी नामा में भी जो है पंजाब का ही वर्णन किया गया और यहाँ पर भी पंजाब का है, तो आप देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर अब हम पात्र देखेंगे झूठा सच के। झूठा सच में जो है 3 तो मुख्य पात्र है, तारा, जयदेवपुरी, कनक। तारा जो है मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की। तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है। जयदेवपुरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र, विभाजन के कारण परिवार से अलगाव, आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक होते हुए भी विधायक व कई कमेटियों का मेंबर बनता है। कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की, जयदेव से प्रेम, विवाह फिर संबंध विच्छेद। तो 3 मुख्य पात्र है, आपको जो है ये याद रखना है। 3 मुख्य पात्र है, तारा, जयदेवपुरी और कनक। आगे जो है झूठा सच के ही जो गौण पात्र है उनको भी देखेंगे। असद, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, इनका में ये भी याद रखना है, ये प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट के थे? इको के जो है ये प्रोफेसर थे। सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। पंडित गिरधारी लाल, महेंद्र नायर, करमचंद, दोलू मामा, रत्न, घोष मोहम्मद महाजन, कृष्ण नारायण अवस्थी, मेहर, नब्बू,
हाफिज इनायत अली। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखने, असद, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज। ये 4 पात्र जो है हमें भूलने नहीं है। आगे चलते हैं, आगे भी अभी हम इसी उपन्यास के गौण पात्र देख रहे हैं। विश्वनाथ सूद इम्पोर्टेंट है, उर्मिला, बंती, एसपी एडिटर, डायरेक्टर, सरदार पटेल, प्रसाद कांग्रेस के नेता। अच्छा, हमें ये भी याद रखना है कौन किस पार्टी का नेता था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अग्रवाल साहब, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, मिस्टर रावत, पीएस गिल, निरंजन चड्डा, माथुर, जया इम्पोर्टेंट है, पूरी और तारा की बच्ची, सीता, पूरनदेवी, डॉक्टर श्यामा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जो है विश्वनाथ सूद, उर्मिला, अग्रवाल साहब, प्रसाद, पुरुषोत्तम, जया, डॉक्टर श्यामा, जिन पर मैंने मार्क किया हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे देखेगा मानस का हंस, अमृतलाल नागर का है। पहले तो हमें ये याद रखना है जो मानस का हंस है ये तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। देखते हैं मानस का हंस। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। लेखक ने रामबोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, रामबोला से तुलसी यानी इनके जो बचपन का नाम है वो रामबोला माना जाता है, तो ये यही कह रहे हैं कि लेखक ने रामबोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है उससे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उनके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर्विरोधों के बीच उभरकर सामने आता है। उपन्यास ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया। जो है आपको इसमें ये याद रखना है कि मानस का हंस जो है तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया। अब इसके मुख्य पात्र की ओर चले गए। देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपको हो सकता है थोड़ा ये बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आप ये याद रखिए 13 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में है और उनको पढ़ना कंप्लीट बहुत मुश्किल है। तो यदि हम इतना भी कर लेते हैं, उनके पात्र विषय वस्तु देख लेते हैं, तो हमारे कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और याद रखिएगा उपन्यास वाली यूनिट से ना आने में भी 9-10 क्वेश्चन आते ही है। तो अगर आपको एक वीडियो देखने से आपके 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर थोड़े बोर भी हो रहे हैं, इसके नोट्स बनाते हुए चलिए तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि आप साथ में लिखते हुए चलेंगे। आगे अब इसके पात्र देख लेते हैं। मानस के हंस की तुलसीदास केंद्रीय पात्र है, बचपन का नाम रामबोला। पार्वती जो है तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। नरहरि बाबा तुलसी के गुरु व अभिभावक। मोहिनी रत्नावली तुलसी की पत्नी थी रत्नावली। सनातन तुलसी के गुरु थे। टोडर जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश मेघ भगत तुलसी के मित्र। इंपॉर्टेंट है, तुलसी के मित्र याद रखिएगा। गंगेश्वर तुलसी के साले। तारापति, रामकली, राम द्विवेदी व संत बेनी माधवदास। वैदेही बल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त, मैना कारिन, बकरीदी काका। इसमें जो है आपको पात्र तो लगभग सब याद रखने हैं। वैसे तुलसीदास के जीवन पर आधारित लिखा हुआ है और तुलसीदास अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि है, तो इस उपन्यास के तो जो है पात्र सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे तमस। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथावस्तु जो है 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है और इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित। याद रखिएगा जो है इसमें जो है 2 चीज़ याद रखिएगा। एक तो जो है 1947 में जो पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हुए थे उन पर आधारित है और इसमें कितनी 5 दिन की कहानी वर्णित है। और जो ये उपन्यास है 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है, दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। ये याद रखिएगा। तमस जो है इसमें 2 खंड है। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। नत्थू जो है तमस उपन्यास का ही पात्र है। कहते हैं उपन्यास का आरंभ जो होता है नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है।
इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक मंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। मंडल के बख्शी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन जो रिचर्ड है इसे स्वीकार नहीं करता। वे स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट, आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती है। जो है ये एक तरह से तमस उपन्यास का सारांश बताया गया है। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांव से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों को में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख है। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। तो ये हुआ तमस जो उपन्यास है उसका जो है सारांश हुआ। अब देखते हैं पात्र नत्थू इम्पोर्टेंट है, जो कि उपन्यास का आरंभ भी नत्थू पात्र से होता है। मुराद अली, मेहता जी, मास्टर रामदास, कश्मीरी लाल, जर्नल सिंह, शंकर लाल, देशराज, रिचर्ड इम्पोर्टेंट, लीजा रिचर्ड की पत्नी इम्पोर्टेंट, वानप्रस्थी जी, प्रधान जी, रणवीर इम्पोर्टेंट, देवव्रत मास्टर, हयात बख्श, मौलादाद शाहनवाज, रघुनाथ, मिल्खी, देवदत्त इम्पोर्टेंट, इब्राहिम इत्रफरोश, इंद्र हरनाम सिंह इम्पोर्टेंट, बंतो। ये जो है तमस उपन्यास के सारे पात्र हैं। आगे भी है, देख लेते हैं। गुरुद्वारा सैयदपुर का तेजा सिंह, सोहन सिंह, मिर्दाद, राजो, अल्लाह रखा, प्रकाशो। इस वाली स्लाइड में जो है राजो और प्रकाशो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पात्र है। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट पात्र की बात करें तो एक बार जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। नत्थू इम्पोर्टेंट, मुराद अली, मेहता जी, फिर रिचर्ड, लीजा, रणवीर, देवव्रत, ये इम्पोर्टेंट है। आगे एक बार इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देवदत्त तो मैंने पीछे ही बता दिया इम्पोर्टेंट है। बंतो इसमें इम्पोर्टेंट है। हरनाम सिंह इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें जो है राजो और प्रकाशो इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पात्र है जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं। आगे चलते हैं अगले उपन्यास की ओर। यह राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। जैसे महलाचल में जो है मेरीगंज गांव की कथा है, ऐसी राग दरबारी में शिवपालगंज नामक गांव की कहानी है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये गांव जिसमें गांव का नाम आ जाता है, उनके गांव के नाम से बड़े उपन्यास पूछे जाते हैं कि कौन से उपन्यास में शिवपालगंज नामक गांव की कहानी है। तो याद रखिएगा राग दरबारी। राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। याद रखिएगा, जो राग दरबारी उपन्यास है वो व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद की जो भारत की शासन व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था और जो शिक्षा व्यवस्था है यानी एजुकेशन आदि की पोल खोल कर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों तक पहुँचता है। जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्यंग्य शैली में लिखा गया है और शिवपालगंज नामक गाँव, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। अब मुख्य पात्र की ओर चलते हैं। वैद्य जी इम्पोर्टेंट है, रंगनाथ इम्पोर्टेंट है,
रूपन बाबू, बद्री पहलवान, सनिच्चर, गया दीन, मास्टर मोतीराम, खन्ना मास्टर, बेला, लंगर, रागेलाल, जोगनाथ। इसमें तो जो है राग दरबारी में तो ये जितने पात्र आपको दिख रहे हैं सभी याद रखने होंगे। वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, सनिच्चर, गयादीन, मास्टर मोतीराम, खन्ना मास्टर, बेला, लंगर, राधेलाल, जोगना। इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद करने होंगे। आगे चलते हैं। आगे देखेगा अगला उपन्यास है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। कथा और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों के मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। जो इसके मुख्य पात्र हैं वो देख लेते हैं। शाहजी, साहनी, काशी शाह, बिंद्रा दई, लाली शाह, सलामत अली, राबिया। अन्य जो पात्र है नजीर, मेहर अली, करतार अली, दिलबाग, चन्नी, नेसी, रेशमा चौधरी, फतेल अली, मोमदिन। इसमें जो है ये बात आप याद कर लीजिएगा, ये आप इम्पोर्टेंट है। अन्य पात्र है जो एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारे 11 उपन्यास हो चुके हैं। अभी हमारे 2 उपन्यास और बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। यह मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। याद रखिएगा किस तरह का ये उपन्यास है, बाल मनोवैज्ञानिक। यह 16 भागों में विभाजित है। आपके बंटी में कितने भाग है? 16 भाग है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, यानी जो बंटी के माता पिता है वे कौन है? शकुन और अजय। किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के माध्यम द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव जो है उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए हैं। इसीलिए जो ये उपन्यास है बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। 16 भाग है, 1970 में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र देख लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ इसके सभी पात्र महत्वपूर्ण हैं। बंटी केंद्रीय पात्र है। शकुन बंटी की माँ, अजय बंटी का पिता। मीरा कौन है? अजय की दूसरी पत्नी। और डॉक्टर जोशी कौन है? शकुन के दूसरे पति। यानी जो शकुन और अजय उनका तलाक हो जाता है वे दूसरी शादी कर लेते हैं। अजय की जो दूसरी पत्नी का नाम है मीरा और शकुन के दूसरे पति का नाम है डॉक्टर जोशी। वकील चाचा, टीटू बंटी का दोस्त है। अमी जो है डॉक्टर जोशी का बेटा। जोत डॉक्टर जोशी की बेटी। परमिला जोशी की मृत पत्नी। यानी जो डॉक्टर जोशी है जिससे शकुन ने शादी की थी, उनकी जो पहली पत्नी है उनका नाम क्या है? परमिला। चीनू मीरा का बेटा। फूफी शकुन के घर की नौकरानी। फूफी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बंटी है उसका जो लालन पोषण करते हैं वो कौन करती है? फूफी ही करती है, क्योंकि फूफी क्या शकुन के घर की नौकरानी है, इसीलिए है। कुन्नी शर्मा साहब की लड़की। फूफी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पात्र है, याद रखिएगा। इसमें 4-5 पात्र तो ऐसे जो आपको भूलने ही नहीं है। बंटी जिसके नाम पर उपन्यास है, शकुन, अजय, मीरा, डॉक्टर जोशी, टीटू और फूफी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको इस उपन्यास के सभी पात्र याद रखने होंगे। अब हम चलते हैं अपने अंतिम उपन्यास की तरफ, धरती धन्य अपना, जो है जगदीश चंद्र का। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दुआब क्षेत्र के घोरेवहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। एग्जाम में 2 तरह के विषय बहुत पूछे जाते हैं, एक तो जो भारत विभाजन पर है और एक जो दलित पर लिखे गए हैं। तो आप इम्पोर्टेंट है, आप एक काम कीजिएगा, जितने भी भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं उनके एक जगह सूची बना लीजिएगा। इसी तरह जो दलित के जीवन पर आधारित है उनकी भी एक सूची बना लीजिएगा, एग्जाम में आपको जरूर फायदा होने वाला है। इसका प्रकाशन सन 1972 में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानियों की प्रेम कथा है। किसकी प्रेम कथा है? काली और ज्ञानू। तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली जो हरिजन जाति का है उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोरेवहा लौटने से होता है।
काली की चाची की अंधविश्वास की वजह से मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संतराम का धार्मिक पाखंड और दंभ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की एक कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में। ये इम्पोर्टेंट है, किसका कथन है? जगदीश चंद्र का है, और इन्होंने जो है धरती धन्य अपना उपन्यास की भूमिका में ही लिखा है। इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। ये भी याद रखिएगा, लेखक ने जो ये उपन्यास है किसको समर्पित किया है? सोम आनंद को समर्पित किया है। इसके पात्र देख लेते हैं। काली केंद्रीय पात्र, ज्ञानू काली की प्रेमिका, प्रतापी जस्सो इम्पोर्टेंट, मंगू इम्पोर्टेंट, चौधरी हरनाम सिंह। अभी हमने पीछे भी एक पात्र देखा था हरनाम सिंह एक उपन्यास में। छज्जू शाह बिशन दास इम्पोर्टेंट, नियाली, जीतू, प्रीतो, निक्कू, शिवराम, पंडित संतराम इम्पोर्टेंट, बंटू, सिद्धू, अमरू, दीनू इम्पोर्टेंट, लच्छो, हरदेव इम्पोर्टेंट है। फिर है नाहर सिंह, नंद सिंह, पालो, संता सिंह, ठाकरी। ये जो है इसके अन्य पात्र है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, काली, ज्ञानी, जस्सो, मंगू, चौधरी, हरनाम सिंह। फिर जो है जीतू इम्पोर्टेंट है। उसके बाद संतराम, सिद्धू, हरदेव, ये इम्पोर्टेंट पात्र है। इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है हमारे 13 के 13 उपन्यास कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, देखो 13 उपन्यास और इनको कंप्लीट पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आप इस तरह अगर अपने नोट्स बना लेंगे तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कल को जो है मैं ये 13 के 13 उपन्यास आपको रामचंद्र तिवारी की बुक से करवाऊंगी। उस बुक से जो है गद्य वाली वो बुक है, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी। उस बुक से एनटीए के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गद्य वाला जो है उस बुक से अगर हम कर लेते हैं तो हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कल को अगर आप चाहते हैं तो करवाऊंगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इन 13 उपन्यास को रामचंद्र तिवारी की बुक से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आप लोगों के कमेंट ही डिसाइड करेंगे। फिर हम रामचंद्र तिवारी की बुक से पढ़ लेंगे 13 उपन्यास। उसके बाद जो मैं आपको करवाऊंगी वो करवाऊंगी जो ये उपन्यासकार हमारे में लगे हुए हैं, जैसे प्रेमचंद, मतलब जितने ये हमारे 13 उपन्यासकार हो गए, इनके सभी उपन्यास मैं आपको करवाऊंगी और उनका कालक्रम। क्योंकि होता क्या है, जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं वे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन उपन्यास के जो उपन्यासकार है उनके भी जो सभी उपन्यास है वे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि मान लीजिए प्रेमचंद का ही पूछ रहा, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है। जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यासकार लगे हुए हैं उनके ऐसे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मैं आपको ये जो यूनिट 6 करवा रही हूँ ये उसी पैटर्न पर करवा रही हूँ जो पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। रामचंद्र तिवारी की बुक से भी पिछले साल काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने 2022 का पेपर सोल्व करवाया हुआ है, उसमें मैंने पेज भी रखा हुआ है बुक का कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आप वो देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चल जाएगा बुक पढ़नी कितनी ज़रूरी होती है। तो ये मैंने अभी प्लान किया है, कल को हम रामचंद्र तिवारी की बुक से पढ़ेंगे 13 उपन्यास। फिर उसके बाद जो है उपन्यासकार के सभी उपन्यास हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब आपके एग्जाम डेट आ जाएगी, मतलब जब ये आ जाएगा हिंदी का एग्जाम इस डेट को होने वाला है, तो मैं यूनिट 6 की एक मैराथन क्लास भी करवाऊंगी। उसमें जो मैं अब तक आपको पढ़ा चुकी हूँ और जो मैं आपको आने वाले समय में 3-4 क्लास यूनिट 6 पर लूँगी वो सब आपको एक जगह करवा कर दूँगी। वो आपकी एक मैराथन क्लास हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं आपको यूनिट 6 के क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगी और जो पिछले 3 या 4 साल में एग्जाम में पूछे गए हैं उपन्यास से क्वेश्चन यूनिट 6 से, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो इस तरह मैंने जो है यूनिट 6 प्लान किया। यदि आप इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं
तो आप दोनों दे सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको या तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक भेज दूंगी और जो आज मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन 1-2 दिन बाद जब ये यूनिट पूरी हो जाएगी तो मैं एक साथ ही इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। वीडियो आपको कैसी लगी बता दीजिएगा कमेंट कर। एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी वीडियो देखते तो काफ़ी लोग हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।